अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। ये थी मौत की वो चाप जिसे सुनकर सिहोनियों के दिल दहल गए। वो जो गज़ा में मासूम बच्चों को कत्ल करने से बाज नहीं आते थे, आज जब उनके अपने ऊपर पड़ी है तो उनकी आंखों से आंसू भी रवा हैं और एक सरासीमगी का आलम है। किसी नफस की आवाज़ सुनने में समझने में नहीं आती, वो भगदड़ है। कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि मौत का रक्स कैसे होता है, मौत का खौफ दिलों पर क्या कहर ढा देता है। एक और पुरलुत्फ, दिलचस्प और ऐन मेरे हिसाब से हलाल वीडियो जरा देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये वो शेर दिलेर कौम है जो मासूम फलस्तीनी बच्चों पर, निहत्तों पर, बुजुर्गों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर हथियार तानते नहीं थकते थे। बड़ा जब्त करके बात करना पड़ रहा है, वरना अगर पुराना वाला आरफीन होता तो अब तक तो प्रोग्राम खत्म करके घर जा चुका होता। लेकिन अचानक मुझे याद आ गया कि मेरा तो नया जन्म हो चुका है, इसलिए मैं फिर अपने जामे में बंद हो रहा हूं। ये वो लोग हैं कि जिनको 7 खून भी माफ था। ये वो लोग हैं कि जो किसी को भी सफ़े हस्ती से मिटाने से पहले 1 सेकंड, 1 सानिये सोचना गवारा ही नहीं करते थे। और अगर सामने वाला निशाना मुसलमान हो तब तो इनको क़िताल में और मज़ा आता है। और अब जब मौत का ये नंगा नाच ऐन उनके घरों के अंदर खेला जा रहा है, थैंक्स टू ईरान, तो एक अफरा तफरी और सरासीमगी आपको देखने में नजर आ रही है। कुछ और इसराइली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों की नजर हुए हैं जो ईरान ने फरमाए थे ऐन आज सुबह के आलम में। हैफा की रिफाइनरी अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बर्बाद हो गई है, रौंद दी गई है। तल अबीब और हैफा धमाकों से लरज उठे हैं। भगदड़ का आलम आप खुद मुलाहिजा कर चुके हैं। ये आपको लग रहा होगा गजा की फुटेज चल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कल्बे वाहिद की कसम, कसम है उस रब की, पाक परवरदिगार आलम की, रब्बुवियत की। ये फ़लस्तीन नहीं, ये इसराइल की नाजायज़ औलाद, अमेरिका की नाजायज़ औलाद, इसराइल के मनाज़िरें जो आप देख करके क़ल्ब व नज़र की तशफ़ी फरमा रहे हैं मेरे सरकार। मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट और मोसाद का ऑपरेशन सेंटर भी ईरान ने लपेट में ले लिया है दरियासना। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान पर बमबारी फरमाई है और इसके अलावा वो कर क्या सकता है। डोनाल्ड ट्रंप तड़ियाँ लगा रहा है, वो बता रहा है कि हमें पता है खामनाई कहाँ है, बहुत आसान हदफ है, जब चाहेंगे मिटा देंगे। अगर हदफ आसान था तो फिर अब तक इंतज़ार किस बात का था। ईरान की तकरीबन, जब मैं तकरीबन कह रहा हूं तो इसे तकरीबन ही समझा जाए, क्योंकि ईरान की अक्सर जो सुप्रीमो टियर 1 लीडरशिप थी मिलिट्री की, उसको तो सफाया करके मेरे सरकार और बगले बजा रहे होते थे। लेकिन जो उसके बाद ईरान ने चंदे की मार मारी है, तो ये आपका टीवी चुगली खा रहा होगा इस वक्त। फ़लस्तीन के मजलूमों की आह, उनकी आहो बका, उनकी आहो फुगां किस अंदाज से रंग लेकर के आई है। ईरान ने यहूदी हुकूमत की कमर तोड़ देने का ऐलान किया है। इसराइली फ़ौज हस्ब दस्तूर अपनी जाहिलाना रिवायत पर बरकरार है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह हमने गज़ा के साथ सलूक किया वही सलूक हम ईरान के साथ करेंगे। अगर वही सलूक तुम ईरान के साथ कर सकते थे तो आज अमेरिका के पैर क्यों पड़े हुए हो कि हमें एटॉमिक तनसीबात पर हमला करने के लिए मदद दो। अगर खुद इतने बड़े तीसमार खान और फन्ने खान थे तो क्यों ना इसराइल ईरान के आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ और दीगर कमांडर्स और 14 एटॉमिक साइंसदानों की तरह ये सब कुछ भी कर गए। इसका मतलब है हदफ इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ G7 मुमालिक एक बार फिर अमेरिका की शह पा करके और इसराइल की पुश्तबान हो गए हैं, इसराइल की पुश्त पे खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला नकाब भी उतार करके फेंक दिया है। गो कि अभी तक जंग में शमूलियत का फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन बहरहाल
मासूम हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि इस जंग में इसराइल को अमेरिका की मदद हासिल नहीं। कुछ इसी किस्म के मौज़ूआत का अहाता करने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी बताने, सुनाने और समझाने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ निसार चीमा, डॉक्टर निसार चीमा साहब हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से शरीक गुफ्तगू होंगे। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर वाला, जो इंट्रो मैंने दिया लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप तक मुंतकिल हुआ होगा। सर, इस बारे में अगर आप कुछ इजहार ख्याल करना चाहें तो मैं हमतन गोश हूँ। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ इसमें अमेरिका का किरदार है, इससे कमीनगी, इससे ज्यादा जलालत दुनिया में ना तो पॉलिटिक्स में और ना इवन जंग के कंडक्ट में हो सकती। इसलिए कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को धोखा दिया है और जो ट्रंप के बयानात आ रहे हैं उससे तो लगता है कि या तो वो साइकोपैथ है, उसने सोचते समझने की सलाहियत खत्म हो गई है, या वो इतना बड़ा मुनाफिक है कि उसको ये नहीं पता चलता कि 2 मिनट पहले क्या स्टेटमेंट दे चुका है। अब इजराइल ने जो है ईरान पे हमला किया और आपको पता है 200 तैयारे उन्होंने कहा कि हमने इस्तेमाल किए, और जिस वक्त इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो ट्रंप का बयान आया कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद एक दिन गुजरा था तो उसका एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझे तो इससे ज्यादा भी पता था लेकिन मैंने बताया नहीं कि जी क्या होना है और क्या तबाही आनी। तो ये इंसानियत की तजलील आपने गजा में देखी, जो जेनोसाइड आपने गजा में देखा, और उस जेनोसाइड के ऊपर नेतन्याहू के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका ने मुकदमा दर्ज किया था, उसमें उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल करार देने के अलावा इजराइल को जेनोसाइड का मुर्तकब करार दिया गया और नेतन्याहू को एक वॉर क्राइम्स के ऊपर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल करार दिया गया। अब वो जो जेनोसाइड का जो मुजरिम है, जिसने 1-1.5 लाख फलस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार है, जिसने अल शफा अस्पताल जैसी चीजों को नहीं छोड़ा, उससे ट्रंप जो है वो जब मिलता है तो आप ये देखिएगा कि ट्रंप भी उतना ही बड़ा मुजरिम हो जाता है जितना बड़ा मुजरिम जो है वो नेतन्याहू है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया हुआ है। अब जब इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने फिर उसको अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल असूलों के तहत अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसको रिस्पॉन्ड किया। हालांकि इजराइल ने जो हमला किया था वो एक तो हेजेमनी में और एक इंटरनेशनल लॉ की जो ब्रेकेज है, इंटरनेशनल लॉ की जो अपना तबाही है, उसके जुमरे में तो आता ही है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अगेन इट बिकम्स अ जेनोसाइड क्राइम, अगेन इट बिकम्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल कन्वेंशन और जो आपके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। जब आप किसी मुल्क की एटॉमिक साइट के ऊपर हमला करते हैं, वो तो IAEA कह रहा है कि रेडिएशन कम हुई क्योंकि ईरान ने अपना जो हिफाजती इक़दाम हैं वो लिए हुए हैं, और उसके बाद ईरान ने जब रिस्पॉन्ड किया तो आप वो जो तस्वीरें चला रहे हैं उसके ऊपर अभी देखिए कि दुनिया के अंदर, वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर, अमेरिकन हुकूमत और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए जी ये तो हमारे सिविलियंस के ऊपर, टारगेट के ऊपर हमला कर रहे हैं। हालांकि अगर आप उनकी लोकेशन देखें, ये इतने दलील, इतने कमीने और इतने ये हिपोक्रेट हैं, ये जितनी भी वेस्टर्न लीडरशिप है, खासतौर पे दुनिया का कमीना तरीन इंसान जो नेतन्याहू है, इससे बड़ा जिलालत से बड़ा हुआ शख्स दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। इस शख्स ने ये जो लीडरशिप है इजराइल के अंदर, ये कहती रही है कि जी हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। अब आप देखें इन्होंने खुद क्या किया हुआ था, इनकी हिपोक्रेसी देखें, इनका झूठ देखें कि इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर था, IDF का हेडक्वार्टर जो है वो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है, जो कमांड पोस्ट है वो तल अवीव में, इन्होंने एक सिविलियन क्लस्टर है, सिविलियन आबादी है, उसके अंदर वो फोर्ट्रेस ऑफ ज़ियाउन के नाम से हत्या कहते हैं वो बनाया हुआ था। तो साफ जाहिर है उसको ईरान ने बड़ा पॉइंटेडली हिट किया और वो जाके उनके ऐसे हेडक्वार्टर पे लगा कि वो जो उनका हेडक्वार्टर जो है वो तबाह बर्बाद हुआ। तो फिर उन्होंने अपना जो नया हेडक्वार्टर शिफ्ट किया है वो एक अस्पताल की बेसमेंट के अंदर शिफ्ट किया जो उन्होंने पहले से बनाया हुआ था। तो बात यह है कि जिस तरह इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस वॉर में इंटरनेशनल कवानीन की तो खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन जो मोरालिटी का
बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जो इमोरल एक्ट किए जा रहे हैं, ये जो इसराइल का हमला है, इसको इसराइल का हमला ना कहें, इसके अंदर ट्रंप पूरी तरह शामिल है। सर, आप उसी नुक्ते पर आ गए जहां से मैंने आगाज़ किया था। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ, और टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जूम का वादा था, जूम पर ज़रा थोड़ा सा बूम लेकर के आएँ ताकि गज़नफ़र साहब को हम देख करके और राहते जहां उनको पाएँ। सर अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हुजूर वाला सर, सिचुएशन जिस तरह से पल पल रंग बदल रही है, आप मेरे ख्याल है उससे बखूबी आगाह होंगे। जो कुछ भी मैंने अभी समा बांधा, मुझे नहीं पता आप कितनी हद तक मुझसे अग्री करते हैं या डिसएग्रीमेंट में हैं, लेकिन सर आपका तबसरा, आपकी राय मेरे लिए मुकद्दम है। देखिए नूरुल्लाह अरफीन साहब, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हर शख्स समझता होगा कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जो कुछ आपने फरमाया ये हर गैरतमंद मुसलमान के दिल की आवाज़ है। असल बात देखें ये है कि नेतन्याहू एक कौमी मुजरम है, पूरी दुनिया का मुजरम है, वो एक जो है वो नस्ल कुशी का मुजरम है, वार क्राइम का मुजरम है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशुमार उसने जंगी जराइम किए हैं। उसके साथ अमेरिका का जो रोल है किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका की मुसलसल उसे गैर मशरूत, गैर मुतज़लज़ल, मुकम्मल हमायत और सरपरस्ती हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि गज़ा में हमने देखा है जो कुछ उन्होंने ये फ़लस्तीनियों के साथ किया है, जो गज़ा के मुसलमानों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ किया है। इंसानी तारीख़ में, हालिया इंसानी तारीख़ में इस बदतरीन बर्बरियत की मिसाल देना और मुमकिन नहीं है, जो जिस तरह के इन्होंने मुजालिम ढाए हैं वहाँ पे। ऐसे ही है। लेकिन असल जो बात है, और अब यह है कि उसके बाद लबनान पे, फिर यमन पे, अब ईरान पे, जो देखें उनकी जो माइंडसेट है, उनकी मेंटालिटी है, उनकी जारहियत है, उनके मजालम हैं, उनकी दरिंदगी है, उसके बारे में तो दो आरा नहीं हो सकती। असल जो सवाल है वो ये है कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान मुल्क जो है वो क्या कर रहे हैं, मुसलमान हुक्मरान क्या कर रहे हैं। असल ये है कि मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या ये सिर्फ हमारी कमज़ोरियाँ हैं, या इससे बढ़कर ये है कि जो कौमी और मिली गैरत है वो उसका फुकदान है। हकीकत ये है कि हमारी कमज़ोरियों से ज़्यादा एक कौमी और मिली जो गैरत है वो कहीं नज़र नहीं आती। अब हालत ये है कि हम गज़ा के जो कुछ तबाहियाँ वहाँ पे होती रही हैं, जो मज़ालम और बर्बरियत होती रही है, सवाए लिप सर्विस के, सवाए मजम्मत की करारदादों पे कि कुछ नहीं किया हमने मुसलमान मुल्कों ने। अब भी ये है कि यही होगा ईरान के साथ। जी हम मुकम्मल तौर पे ईरान के साथ हैं, हम यकजहती का इजहार करते हैं। ईरान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आप 50 से ज़्यादा 57 मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं इस वक्त? अब तक OIC की हंगामी मीटिंग क्यों नहीं कॉल की गई? इस वक्त पाकिस्तान को एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए, एक एक्टिव बल्कि प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। एक हंगामी इजलास हो, OIC का सरबराही इजलास हो, और उसमें सिर्फ ये है कि ये ना हो कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात ना हो। वहाँ ये होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को ईरान के साथ मिलकर, तुर्की के साथ मिलकर, आज़रबाईजान के साथ मिलकर, हमें ये है कि ये कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पे OIC के जितने ममालिक तैयार हों इसके लिए। ये ढीला डाला फोरम जो है इसका ये बिल्कुल गैर मौसर है। उसकी बजाय हमें एक दिफाई इस तरह का फोरम बनाना चाहिए, एक दिफाई पैक्ट करना चाहिए जिसके तहत एक मुल्क के ऊपर हमला, तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनके ऊपर हमला तस्वर किया जाए। सर और ये अगर OIC की कॉल दे दी गई है, अनफॉर्चुनेटली बहुत माजरत के साथ मैं यहाँ बहुत दुखी दिल के साथ एक ब्रेक की इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा, फिर दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर अभी ब्रेक पर जाने से पहले जब डॉक्टर निसार चीमा साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की बेइज्जती का जो है वो वही नोहा जो जिससे मैं और आप ज़ाहिर के बखूबी आगाह हैं वो उन्होंने पढ़ा, और बात ठीक भी है।
सर उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी तो अपनी जगह, लेकिन वो जो चाबहार बंदरगाह से मुस्तफ़ीद हो रहा था, बल्कि लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था मोदी अल्लाह मारा, ये नाम नहाद जमहूरिया कुफ्र, ये वैसे तो प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए ईरान करते थे, लेकिन इस एक वक्त में कि जब G7 ममालिक बाकायदा मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं देते, उल्टा तड़ियाँ भी लगा रहे हैं ईरान को, वहाँ एक ऑब्जर्वर की हैसियत से मोदी खुद भी पहुँचा हुआ है और G7 ने जो रवैया अपनाया ईरान के साथ, आप वो भी मुलाहिजा कर रहे हैं। इस एक वक्त में मोदी को ये जो मौत पड़ी है, उस पर अगर आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बात यह है कि ईरान का और पाकिस्तान, हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था, मुख्तलिफ अदवार में मैं समझता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक अप्स एंड डाउन्स की सूरत में रहे हैं। हाँ, शाह रज़ा शाह पहलवी के ज़माने जब जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत थी और पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हुई थी बलोचिस्तान में, तो उस वक्त ईरान ने हमें काफ़ी सपोर्ट और इवन शनूक हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए थे। लेकिन उसके बावजूद तो जिस तरह हमने देखा कि उसके जाने के बाद जब ये खासतौर पे प्रेजेंट रजीम आया, तो ईरान का टिल्ट हमें जो है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा नज़र आया और उसी के नतीजे में आपने देखा कि सीस्तान में वहाँ पे बलोच तंजीमों के लोग मौजूद थे जिनको पाकिस्तान ने टारगेट भी किया। फिर रॉ के बहुत सारे दफातर हैं जो ईरान के अंदर काम कर रहे थे और ईरान इंटेलिजेंस एजेंसी को, ईरान गवर्नमेंट को उस चीज़ का पता था। जैसे चाबहार में आपने देखा जहाँ से कुलभूषण यादव ऑपरेट कर रहा था, पाकिस्तान आया, पकड़ा गया, सर्विंग ऑफिसर है, अभी तक पाकिस्तान ने उसको संभाल के रखा हुआ है। इसलिए संभाल के रखा है ये तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, बहरहाल संभाल के रखा हुआ है। अब इस तमाम मोहब्बत के बावजूद, इस तमाम ताल्लुकात के बावजूद ईरान और इंडिया भारत के, आप देखिए भारत ने ईरान के साथ क्या किया है। वहाँ पे कोई 72 के करीब जासूस पकड़े गए हैं और जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस की है जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। एक शख्स पकड़ा गया, रॉ का बड़ा हॉट एजेंट है अनीस कुमार भाटिया, जो इन्वॉल्व था पूरे का पूरा मुसैद का रिंग चलाने में, और वो ड्रोन की जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही थी वो उस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहा था। तो आज ईरान के अंदर कम अज कम लीडरशिप में ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान तमाम चीजों के बावजूद ईरान की सपोर्ट पे हमेशा खड़ा रहा है। हमने उनसे पाइपलाइन डील भी साइन की थी, ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बना ली थी, हम नहीं बना सके थे क्योंकि हम तो साम्राज्य प्रेशर के अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं ना। अमेरिका हमारे प्रेशराइज करता है, अमेरिका हमें माँ बाप समझता है, हम उसको माँ बाप, हम कहते हैं अच्छा जी सरकार आपने जो कहा है सलूट मार के हम आपकी बात मानते हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे तो गौर नहीं करते ना कि सस्ता तेल हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अब G7 के ममालिक ने जो कुछ किया है उनकी आप स्टेटमेंट तो उठा के पढ़ें। उन्होंने कहा है कि जी हाँ सालिसी होनी चाहिए बट इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ये नरेंद्र मोदी दुनिया का दूसरा सबसे जलील कमीन और जलील तरीन इंसान, ये हिटलर और मसोलिनी की रूह को भी शर्मिंदा करता है। ये और नेतन्याहू दोनों नाजायज औलाद है किसी की, इसके भी बाप का पता नहीं कौन था, नेतन्याहू के बाप का भी नहीं पता कौन है। तो ये इस किस्म के लोग हिटलर की तरह के जो होते हैं वो दुनिया में तबाही और बर्बादी लेके आते हैं। जो तबाही और बर्बादी इस खित्ते में आज पाकिस्तान ने तो उठा के इसको थप्पड़ मारा ना, इसके मुंह पे जूता मारा बहुत बड़ा, लेकिन ये इतना बेगैरत आदमी है नरेंद्र मोदी कि ये जूते खा के भी नहीं समझता, ये डांट खा के भी नहीं समझता। थोड़ा सा तवक्कुफ है सर, क्योंकि आप यकीन कीजिए आप जब शो में आते हैं मेरा बीपी भी जो है वो कलकारियाँ मारने लगता है। कोई भरोसा नहीं कि मैं जज्बात में जो है मैं मेज़ पे ही चढ़ जाऊँ। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। डॉक्टर निसार चीमा साहब मौजूद है हमारे साथ। निसार चीमा साहब, जो गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी। सर उम्मत मुस्लिमा पे जो बाहरी जिम्मेदारी आयद होती है जिसका तज़किरा आपने तफसील से फरमाया, उसके अलावा सर ईरान की तरफ जिस एक अम्र का इशारा किया, जिस बात के हवाले से बात हो रही थी हमारे ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर उसके अलावा भी एक पहलू है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ईरान की पार्लियामेंट में सदर के खिताब के दौरान पाकिस्तान की जो हिमायत, तायीद और सपोर्ट का जो इजहार फरमाया गया था,
सदर की जानिब से, उस पर जो तशक्कुर के नारे लगे थे, गालिबन ये भी बर्फ़ पिघलने की तरफ निशानदेही करती है ये चीज़। तो इसके बाद मेरा ख्याल है मामला फिर उस डगर पे जाने चाहिए कि जब हम मेरा ख्याल है कि डट के खड़े हों। आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? जी, मुझे देखें ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मुझे बिल्कुल ये है कि पूरी उम्मीद है। देखें ब्रिगेडियर साहब की बात सही है कि नेतन्याहू जो है वो आप ये समझें कि मिडल ईस्ट का मोदी है और मोदी जो है जनूबी एशिया का नेतन्याहू है। देखें इनका हिंदुस्तान का और इसराइल का हर शोबे में, ख़ास तौर पे दिफाई शोबे में जिस तरह उनका तावन है, बामी तावन है। हमने देखा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये सारे वो इसराइली ड्रोन थे जो जिनसे हमला आवर हुआ ये हिंदुस्तान हम पे, बिल्कुल, जो अल्लाह का शुक्र है कि हमने मार गिराए। और ये है कि इनको हमने वो सबक सिखाया कि इंशाअल्लाह इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि ईरान को और अरबों को ये समझना चाहिए कि ये मोदी जो है वो उससे ये अगर किसी खैर की तवक्को रखें, वफा की तवक्को रखें, कोई अच्छी उम्मीद रखें, तो ये सवाए एक आमकाना उम्मीद के कुछ नहीं है। ये वो और नेतन्याहू एक ही, ये कि मैं समझता हूँ कि दो शक्लें हैं, एक की फ़र्द है और एक की सोच है, एक की माइंड सेट है। अफराद दो हैं, माइंड सेट एक है। दूसरी बात जो है वो ये है, जिस तरह मैं बात कर रहा था नूरुल आरिफीन साहब, कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये बारी बारी मुसलमान मुल्क जो हैं ये कब तक ये मार खाते रहेंगे। इनको आगे बढ़कर ये है कि ये ढीला डाला जो फोरम है OIC का, उसको एक मजबूत मौसर दिफाई इत्तेहाद में बदलना चाहिए और जिसके तहत ये करार दिया जाए कि एक जो मेंबर मुल्क है उसके ऊपर हमला, तमाम अरकान जो हैं उनके ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। और इस तरह का अगर यह है कि तमाम OIC के ममालिक जो हैं अगर उसके लिए तैयार ना भी हों, ज़ाहिर है कि अरब मुल्क जो हैं उनके और उनके हुक्मरानों के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ और उनके मफादात हैं, उनकी वजह से ये ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जितने ममालिक भी इसके लिए तैयार हों, ईरान हो, तुर्की हो, आज़रबाईजान हो, आम शोर के मलेशिया भी होगा, कतर भी होगा, सेंट्रल एशियन और भी स्टेट्स तैयार हो जाएंगी। हमें इस तरह का एक दिफाई इत्तेहाद बनाना चाहिए और फिर कोशिश होनी चाहिए कि चीन और अगर हो सके तो रूस को भी ये इत्तेहाद जो है ये इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तावन पे आमादा किया जाए, उनको कायल और मायल किया जाए। ये है सूरत इस वक्त ख्याल में इस्लाम के बचने की, वरना बारी बारी सारे लोग जो है वो मार खाते जाएंगे। आपकी इजाज़त से ब्रिगेडियर गजनफर के पास जाऊंगा, उसके बाद फिर इमीडिएटली कमर्शियल ब्रेक का नंबर आ जाएगा। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर इस वक्त कुछ इंटेलेक्चुअल्स या कुछ नामनिहाद इंटेलेक्चुअल्स मुमकिन तौर पर एक ख़तरे का इजहार कर रहे हैं और वो ये कि कहीं खुदा न खास्ता ईरान के बाद पाकिस्तान का भी नंबर ना आ जाए। हुजूर वाला, ये डोमेन तो आपका है लेकिन मुझे थोड़ा सा इस डोमेन में घुस करके और ज़रा तादिन्ना कर लेने दीजिए। हुजूर, पाकिस्तान कोई केक या पेस्ट्री है जो कोई भी भूखा नंगा अपनी मर्ज़ी से खा लेगा? मतलब हमने अपनी अफवाज के बंदूकों में क्या पानी भर रखा है? हमने क्या उनसे बंदूकें वापस लेकर के उनको बांसुरियाँ दी हुई हैं? अभी हालिया जूतेबाजी दुनिया भूल गई है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो हमने इंडिया की। आपका जवाब और फिर ब्रेक। बात यह है कि ईरान के साथ पाकिस्तान 900 किलोमीटर की बॉर्डर है जो शेयर करता है और ईरान से आगे चले जाएं तो आप इराक में एंटर होते हैं और इराक से आगे चले जाएं तो फिर सीरिया में जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दो चीजें हैं, या तो अगर आप लैंड के जरिए देखते हैं तो पहले तो ये कहें ना कि ईरान जो है उसने इराक के साथ 8 साल जंग लड़ी है। ईरान के जो जरगून माउंटेन्स है ना वो पूरी की पूरी फौज को खा जाएंगे, आप फिजिकल चीजों को तो अलग देखिएगा। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जहाँ पे लोकेटेड है उसने अपने उस खित्ते में अपने दिफा के लिए अपने हिसाब से बहुत एडिकेट बंदोबस्त किए हुए हैं। हम हमेशा ईरान की बैक से खड़े रहे हैं। ईरान तो हमसे आगे जाके आता है ना, तो और अगर आप फिजा के हिसाब से किसी तरीके से बातचीत करते हैं तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 एक मिसाइल है जो अपने एक मिसाइल जो है वो 8 वॉरहेड कैरी करता है और उसकी रेंज जो है वो 3700 किलोमीटर है और 22,500 की स्पीड से वो जाता है। यानी अगर यहाँ से दिल्ली पे लॉन्च करेंगे तो वो अपना कोई 27 सेकंड में अपना वहाँ पे पहुँच जाएगा, 1 मिनट से भी कम हिस्से में। अब बात यह है कि हम कभी भी, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग लड़ी, कन्वेंशनल वॉरफेयर पाकिस्तान ने लड़ी, कभी न्यूक्लियर का जिक्र नहीं किया।
पाकिस्तान ने अपने हिसाब से अपने इंतजामात, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपने पीएफ की ब्रीफिंग सुनी, आपने मल्टी डोमेन ऑपरेशन का नाम सुना, आपने देखा कि हमने क्या, इंडिया ने जब हम पे 2018 में हमला किया था हमने क्या किया। सर मुझे इख्तिसार के साथ अगर आप बताएं तो मुझे ब्रेक पे जाने के लिए रिमाइंडर दिया गया है, पाकिस्तान पे हमला मुमकिन है या नहीं? पोटेंशियल को देख के कोई पाकिस्तान पे हमला करेगा ना, तो ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाजिया कर दी है। वैसे तो पागलपन की कोई हद नहीं है, अमेरिकन पागलपन गॉट माय आंसर सर, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ ब्रेक पे जाऊंगा। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे डॉक्टर निसार चीमा साहब। हुजूर वाला एक पॉलिटिकल वर्कर की बसारत क्या दिखाती है, आगे क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप खित्ते का? ईरान इसराइल ये जो तनाज़ा है जो बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है, आगे मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का इसमें रोल क्या होगा आपके अपने अल्फाज में? जी, मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने दुनिया को और बिलखसूस इसराइल को हैरान किया है, जो जिस तरह उसने रिस्पॉन्ड किया है। मैं समझता हूँ कि वो बड़ी जुर्रत का उसने मुजाहरा किया है, और अगर ये इसमें ये सस्टेन कर सके कुछ अरसा, तो मैं समझता हूँ कि आलमी राय आमा जो है वो चंद लोगों को छोड़कर, जो इसराइल की बिला वजह मुसलसल अमेरिका के कहने पे हमायत और सरपरस्ती करते हैं, उनके अलावा आलमी राय आमा जो है इंशाअल्लाह ईरान के साथ होगी। और मुसलमान ममालिक जो हैं उनकी जो राय आमा पहले ही पूरी मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ है। मेरा ख्याल ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो है यकजहती ये अमली सूरत इख्तियार करेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मुसलमान मुल्कों में ये एहसास जो है मुसलसल बढ़ रहा है कि अगर आज हम ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल बारी बारी जो है वो सारी इस तरह ये है कि शिकार बनेंगे इसराइली जारहियत का। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमारे शो में शिरकत के लिए वक्त निकाला और हमें हमारे नाजरीन को आपने इनलाइटन किया अपनी इन्फॉर्मेशन से। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम, कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।